वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आती है किसी भी कंट्री के लिए। तो उससे बचने का तरीका क्या है? तो हमारे पास जो कुछ एक मेथड्स निकल के सामने आते हैं कि हम लोग क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उनका यूज करें। ठीक, हम लोग जो बर्थ रेट है उसे कंट्रोल कर लें। ठीक, क्योंकि लोगों की जो हेल्थ है वो जरूरी है। तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करके क्या करें, जो बर्थ रेट है उसको मिनिमाइज कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो रुक जाएगी। क्लियर? पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सबसे पहले जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होने चाहिए। ठीक, तो वैसे हम लोग बात करें तो वो क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो यही सब चीजें एनसीईआरटी ने भी लिखी हैं कि सबसे पहले एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। वो क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हमें उसे लेने के लिए लाइनों में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लाइनों में नहीं लगना पड़ना चाहिए। या फिर हम लोग बात करें कि हर जगह वो मिलता हो। क्लियर? मेडिकल स्टोर्स पे इजीली वो मिल जाता हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग यूज करेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा होनी चाहिए। वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मान लीजिए एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया तो इसका मतलब ये ना हो कि उसके बाद में हम लोग जो बेबी है उसको कंसीव ही ना कर पाए। ठीक, मतलब उसके बाद में जो अगर हम लोगों ने एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर लिया और उसके बाद में जब हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव को हटा दें, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को हटा दें, तब हमें दोबारा से बेबी हो जाना चाहिए। ठीक, तो मतलब जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से रीगेन हो जानी चाहिए। तो वो क्या है, रिवर्सिबल नेचर होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो या तो ना हो और अगर इसके साइड इफेक्ट हो भी तो वो बहुत ही कम हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। मतलब क्या है, जब हम लोग किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे तो ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव का हम लोग यूज करने वाले हैं वो पर्सन की या जो यूजर है उसकी सेक्सुअल डिजायर के साथ में इंटरफेयर करता हो। ठीक, तो उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कुछ एक हम लोग बात करें कि जैसे ये एबनॉर्मल है, ठीक है, या फिर ये इरिटेटिंग है, ऐसा कुछ ना फील होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि a wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories, namely natural या फिर traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। ठीक, तो बात क्या है कि आज क्या है, हमारे पास काफी ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनमें से हम लोग बात करेंगे, हर एक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर रख सकते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो क्या है, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। ठीक, क्या है, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। नेचुरल मेथड जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि हम लोग बात करें कि जो हम लोग बात करें कि कुछ एक सोसाइटीज हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके यूज को हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वो लोग ये मानते हैं, कुछ एक सोसाइटी है हमारी कंट्री में, ठीक है, वो लोग ये मानते हैं कि ये मदर नेचर के खिलाफ है, ये भगवान के खिलाफ है। ठीक है, हालांकि जो लोग बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का जो जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो लोग ये चीज नहीं मानते हैं। तो जिन लोगों को बायोलॉजी की नॉलेज नहीं होती है वो क्या करते हैं, नेचुरल मेथड्स का ही यूज करते हैं। ठीक, कुछ एक सोसाइटी जो है इन्हीं का यूज कर रही है। तो नेचुरल मेथड्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आइए पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब क्या है कि जो नेचुरल मेथड्स हैं इनके अंदर हम लोग कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इसका यूज नहीं करेंगे। ये क्या एक नेचुरल मेथड है, ये क्या एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कुछ एक सोसाइटी क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं इनके खिलाफ है, मतलब वो ये मानते हैं कि ये भगवान के खिलाफ है। ठीक है, नॉर्मल जो मदर नेचर है उसके खिलाफ है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जो नेचुरल मेथड्स हैं ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो ओवम और स्पर्म है अगर इनकी मीटिंग हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी का
क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा और इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, बेबी कंसीव हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओवम और स्पर्म जो है इसकी मीटिंग को रोक दें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रुक जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन रुक गया तो बेबी जो वो कंसीव नहीं होगा, ठीक। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड या फिर अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected as chances of fertilization are very high during this period। तो हम लोग बात करते हैं कि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर क्या बात की थी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने ये बात की थी कि जो ओवुलेशन है वो कौन से दिन होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ओवुलेशन है वो लगभग 14th डे होता है। वो क्या होता है, नॉर्मल अगर 28 डेज का क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो उसमें 14th डे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक। 14th डे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको वहां पर भी पढ़ा था। तो अगर हम मान लीजिए कि जो ओवुलेशन है ये आगे पीछे भी हो जाता है, 2-4 दिन अगर ये आगे पीछे हो जाता है, तब भी हमारे पास क्या है कि जो दिन बचते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करें, 14th में से 4 दिन पहले कम कर लेते हैं, तो मतलब 10, ठीक है, और 4 दिन बाद के कम कर लेते हैं, तो मतलब 18 या फिर 17। हमारे पास ये फिगर निकल के सामने आती है। तो मतलब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का, उसके अंदर ओवुलेशन के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि 14th डे ओवुलेशन होगा, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग गिनना कब से शुरू करते हैं, जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, तब से लेकर अगर हम लोग बात करें कि 10th डे, और 10th डे से लेकर 70th डे तक अगर जो कपल्स हैं वो सेक्स ना करें, वो कोइटस को अवॉइड करें, ठीक है, वो एब्सटेन करें इस चीज को, तब क्या हो सकता है कि जो ओवुलेशन है, हालांकि ओवुलेशन क्या होता है 10th to 17th डे के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। और अगर इस दौरान अगर कोइटस ना किया जाए, इस दौरान अगर सेक्स ना किया जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए, ठीक है, तब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक। तो यही है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक मतलब टाइम गैप, ठीक। ये क्या है, एक टाइप का टाइम गैप है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जो कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं कोइटस करना, क्योंकि ये जो डेज होते हैं 10 to 17 डेज, इनके अंदर ओवुलेशन होता है, ठीक। और इसका अगर हम लोग रिवर्स कर दें, उल्टा पढ़ें, तब क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको बेबी चाहिए, आपको बेबी कंसीव करना है, तो आपको यू शुड सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक, कौन से दिन, 10 to 17 डेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इन दिनों में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक। तो ये था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। हालांकि इसके बारे में हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसके अंदर भी बात की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली जो 10 to 17 डेज होते हैं, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवुलेशन होता है, ठीक। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन शुड बी प्रिवेंटेड। अगर मान लीजिए इन दिनों के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना किया, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व ना हुआ जाए, तब क्या है कि जो कंसेप्शन है ये प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। जो कंसेप्शन है वो प्रिवेंट हो सकता है, मतलब जो बेबी है वो कंसीव नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हम लोग नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल मेथड के अंदर ही जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरफेरेंस। क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसका मतलब क्या है कि हमने बात की थी कि इजैकुलेशन होता है, ठीक है, हमने कुछ लास्ट चैप्टर के अंदर इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, इन टर्म्स के बारे में जिक्र किया था, ठीक। तो इजैकुलेशन क्या होता है, जो सीमन है, या हम लोग स्पेशली बात करें जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, सीमन ही हम लोग बोलते हैं, जो सीमन है उसका मेल बॉडी से बाहर निकलना क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। और जो सीमन है उसका मेल बॉडी से ट्रांसफर फीमेल वेजाइना के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग कोइटस, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक। तो विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स का मतलब क्या है, ये एक अलग मेथड है, ठीक है, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब क्या है कि जब सेक्सुअल डिजायर होती है, ठीक है, फीमेल जो मेल्स होते हैं इनके अंदर, जब मेल क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, तब क्या होता है बेसिकली कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन अगर मेल जो है अपना पेनिस बाहर निकाल ले फीमेल की वेजाइना से, तब क्या होगा कि इजैकुलेशन तो होगा लेकिन जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी, ठीक।
तो वो क्या है, अगर जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेशन के जस्ट पहले अपना जो पेनिस है विजाइना से बाहर निकाल ले, तब क्या होगा कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस जब नहीं होगी तब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल मेथड है वो कौन सा है, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है इसका मतलब क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक। लैक्टेशन जो वर्ड हम लोग मिल्क के लिए यूज करते हैं, ए फॉर एब्सटेंस क्या है, ए फॉर एब्सेंस है। मेनोरिया वर्ड का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। एमेनोरिया वर्ड का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, तब क्या होता है बेसिकली कि जो मदर होती है उसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है मदर के अंदर वो हाई अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है बेसिकली, जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं, जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, इनकी एक्टिविटी को बहुत कम कर देता है। इसलिए जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं ये अपना जो इफेक्ट है फीमेल के अंदर वो ओवरी के ऊपर दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ओवरी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। कब, जब प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। और प्रोलैक्टिन रिलीज कब होता है, जब जो फीमेल होती है वो अपना जो बेबी होता है उसको क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ठीक। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेसिकली वो लगभग 6 मंथ तक चलती है। वो कब तक चलती है, लगभग 6 मंथ तक चलती है, ठीक। 6 मंथ तक क्या चलती है, ब्रेस्ट फीडिंग चलती है। जो मदर है उसके अंदर भी जो मिल्क है वो बनना कम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में ये बंद हो जाता है, ठीक। तो मतलब क्या, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा 6 मंथ्स के बाद में। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब जो बेबी होता है उसको काफी ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। बेबी जो है वो एक दिन के अंदर लगभग 8 टाइम्स क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक। वो क्या करता है, लगभग एक दिन के अंदर 8 टाइम्स क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है। तो मतलब इंटेंस लैक्टेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि जितनी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक। और जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको क्या करेगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर देगा, इन्हें मतलब उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। और इससे जो ओवरी है वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली कि जब बेबी को मिल्क फीड करवाया जाता है, ठीक है, जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है बेसिकली, तब क्या होता है फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इसे हम लोग +1 क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने हार्मोन्स के बारे में बात की थी तब हम लोगों ने इस टर्म के बारे में बात की थी। तो आइए इसको अब पढ़ते हैं। Lactational amenorrhea, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation. During the period of intense lactation, ये बात ध्यान रखें, intense lactation, ठीक। During the period of intense lactation following parturition. Parturition के बाद में तब क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तब क्या होता है, पार्चुरेशन के बाद में जो बेबी है उसको मिल्क फीड करवाया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बेसिकली जो ब्रेस्ट फीड है वो दी जाती है। और तब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो अकर नहीं होते हैं। क्यों नहीं अकर होते हैं, हमने बात की थी, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होंगे तब क्या है कि जो तब अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ जाए तब भी क्या है कि ओवुलेशन तो तब होगा नहीं, ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन का मतलब क्या है कि जो बेबी है उसको काफी ज्यादा भूख लगती है। इंटेंस लैक्टेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो बेबी है उसको काफी ज्यादा भूख लगती है, ठीक है, वो दिन में लगभग 8 बार से लेकर ज्यादा टाइम तक भी क्या करता है कि वो मिल्क फीड लेता है, ठीक। और अगर मान लीजिए कुछ एक मदर्स होती हैं, ठीक है, कुछ एक कपल्स होते हैं, उनके अंदर जो फीमेल होती है वो क्या करती है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है। ब्रेस्ट फीड जब वो नहीं करवाएगी तो मतलब क्या, इंटेंस लैक्टेशन नहीं होगा। तब वहां पर क्या होगा, इंटेंस लैक्टेशन नहीं होगा, क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है फीमेल वो करवाती नहीं है, ठीक है, वो सोचती है कि जो बॉडी है उसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और जो बेबी होता है छोटा उसको क्या किया जाता है, बाहर से जो मिल्क है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इंटेंस लैक्टेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। और इंटेंस लैक्टेशन की जो प्रोसेस है वो रुकने के कारण क्या होता है कि जो मेंसेस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए
जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाएगी, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से आकर हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये सारा का सारा जो फंडा है ये किसके कारण है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण है, ठीक। तो ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल मेथड की तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, नेचुरल मेथड की तरह काम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, ये जो मेथड हमने पढ़े हैं इनके अंदर कोई मेडिसिन या फिर कोई डिवाइस का हम लोगों ने यूज नहीं किया है, ठीक। तो इस मेथड के अंदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट निल होते हैं, इनके अंदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट निल होते हैं। चांसेस ऑफ फेलियर, ध्यान से बात सुने, चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए किस चीज का इफेक्ट होगा तब उसका साइड इफेक्ट भी होगा, ठीक। हम लोग बात करें जिस चीज का इफेक्ट होता है उसी का साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, इनके साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो मतलब इसका जो इफेक्ट है वो भी कम होगा, इसका जो साइड इफेक्ट है इसके होते नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होते इसके, तो यहाँ पर इफेक्ट जो है इसका कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो चांस है, ठीक है, सारा का सारा जो खेल है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर है। तो इसके क्या होते हैं कि जो चांसेस होते हैं फेलियर के वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट्स होते हैं, इसके दौरान क्या होता है कि जो मेल होता है उसके अंदर इजैकुलेशन से पहले प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है। क्या होता है कि जो मेल होता है इजैकुलेशन से पहले उसके अंदर क्या होता है कि प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है ड्यूरिंग कोइटस, और उसके अंदर स्पर्म्स हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए उसके अंदर स्पर्म्स हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म हमें चाहिए होता है, क्लियर। तो इसलिए क्या होते हैं कि ये जो तरीके हैं इनके जो फेलियर ऑफ चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है कि इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो बैरियर मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैरियर का यूज करते हैं। बैरियर मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैरियर्स का यूज करते हैं। बैरियर्स किसके लिए हैं, वो स्पर्म्स के लिए बैरियर्स हैं, ठीक। जो डिवाइसेस हम लोग यूज करेंगे वो किसके लिए बैरियर हैं, वो किसके लिए बैरियर हैं, वो स्पर्म्स और ओवम की फिजिकली मीटिंग को रोकते हैं, ठीक है। बेसिकली किसके लिए वो बैरियर होते हैं, वो स्पर्म्स के लिए बैरियर होते हैं, ठीक। तो आइए बात करते हैं कि ये जो हमारे पास बैरियर्स हैं, ठीक है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। ये जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड जो है वो मेल के लिए भी अवेलेबल हैं और फीमेल के लिए भी अवेलेबल हैं, ठीक। जैसे जो कॉन्डम्स हैं, ठीक, जैसे जो कॉन्डम्स हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो फिगर दे रखी है 4.1, उसके अंदर जो ए फिगर है वो क्या दिखा रही है, वो मेल कॉन्डम को शो कर रही है, और जो बी फिगर है वो फीमेल कॉन्डम को शो कर रही है। मतलब जो बैरियर मेथड्स हैं इनके अंदर जो कॉन्डम्स होते हैं ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मेल कॉन्डम भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है। तो ये जो बैरियर्स होते हैं, बेसिकली जो कॉन्डम्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, थिन रबर के बने होते हैं या फिर लेटेक्स जो शीट होती है उसके बने होते हैं, ठीक, लेटेक्स के बने होते हैं। दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल्स एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स, ठीक है। तो बेसिकली इनका यूज कैसे किया जाता है कि जो पेनिस है मेल्स के अंदर उसको ये कवर करते हैं मेल कॉन्डम्स, और फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या करेंगे, सर्विक्स और वेजाइना को कवर करेंगे, ठीक है, ये जो कॉन्डम्स होते हैं just before coitus so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो पेनिस है इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है, अगर कोइटस से पहले जो पेनिस है इसको कवर कर लिया जाए मेल कॉन्डम से, या फिर हम लोग बात करें दूसरा तरीका कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या किया जाए कि फीमेल कॉन्डम का यूज करके वेजाइना और सर्विक्स जो है इसको कवर कर लिया जाए कोइटस से पहले, तब क्या है कि जो बैरियर्स हैं ये अपना काम करेंगे, ठीक। तो जो स्पर्म्स हैं एंड जो ओवम है इसकी फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक, और इनकी क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो रुक जाएगा, क्लियर। तो इजैकुलेटर जो सीमन होता है, ठीक है, वो क्या जो इजैकुलेटर सीमन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसके अंदर उसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे तब फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। और दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इससे क्या होता है कि जो कंसेप्शन होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब जो बेबी है वो कंसीव नहीं होगा इससे, ठीक। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो मेल कॉन्डम्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं ये थोड़े क्या होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं और इनको यूज करना भी थोड़ा क्या होता है, ट्रिकी होता है, ठीक। इसलिए जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं वो मेल कॉन्डम्स ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक। अब मेल कॉन्डम्स के अंदर क्या है कि जो निरोध है, ठीक, ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का ब्रांड है निरोध जो है, ठीक। जो निरोध है ये एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, ठीक है, मेल्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कि जो कॉन्डम्स हैं, ठीक है, इनका यूज जो है वो इंक्रीज हुआ है
अपने कुछ एक रिसेंट ईयर्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट बेनिफिट क्या है इनका कि ये कंसेप्शन को रोकेंगे, और एडिशनल बेनिफिट क्या है इनका कि ये क्या करते हैं कि जो एसटीडीज होती हैं या फिर जो एड्स हैं, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, फैलने से रोकते हैं, ठीक। तो मतलब क्या है, जो यूजर इसका यूज करेगा उसको एसटीडीज और जो एड्स है इसके होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एसटीडीज होती हैं या जो एड्स होते हैं ये कब होते हैं, बेसिकली जब दो बॉडी फ्लूइड टच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी फ्लूइड जो है वो टच में नहीं आएंगे क्योंकि जो बैरियर्स इनका यूज किया गया है। तब क्या होता है कि एसटीडीज और एड्स जो हैं इससे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल कॉन्डम जो हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। जो मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स हैं ये क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक। और इनको क्या किया जाता है, सेल्फ इंसर्टेड, मतलब इनको खुद ही यूज किया जा सकता है। जो यूजर है इनको खुद इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, खुद ही इसको यूज कर सकता है, इनको ऑपरेट कर सकता है। एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, मतलब इसके लिए क्या है कि जो यूजर है उसको प्राइवेसी भी रहती है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं और उसके बाद में आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आइए बात करते हैं थोड़े और बैरियर मेथड्स के बारे में। जैसे जो डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं और वॉल्ट्स हैं, ये भी क्या हैं, बैरियर्स हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड जो वॉल्ट्स हैं ये क्या हैं, बेसिकली ये भी बैरियर्स ही हैं, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो होते हैं, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और बेसिकली जो सर्विक्स का रीजन होता है फीमेल्स के अंदर उसको कवर करती हैं, ठीक। क्या करती हैं, सर्वाइकल जो रीजन होता है, बेसिकली सर्विक्स का जो रीजन होता है यूट्रस के अंदर, उसको ये कवर करती हैं, ठीक। और ये तीनों के तीनों बने किसके होते हैं, ये रबर के बने होते हैं, ठीक। किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, ठीक। और इनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर टू कवर द सर्विक्स। मतलब क्या है कि जो सर्विक्स का जो रीजन होता है, ठीक है, जो सर्विक्स का रीजन होता है, हमने पढ़ा था इस टाइप से, जो सर्विक्स का रीजन होता है, ठीक, उसको क्या करता है, ये कवर करते हैं, ठीक। बेसिकली इस टाइप से क्या है, सर्विक्स का जो रीजन होता है कवर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इस टाइप से क्या करेंगे, जो सर्विक्स का जो रीजन है उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक। इनको क्या किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं बैरियर्स हैं, तो मतलब स्पर्म्स के लिए बैरियर होंगे, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म जो होती है सर्वाइकल रीजन से आगे नहीं भेजी जाती, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, ठीक। सर्वाइकल रीजन होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सर्विक्स का रीजन होता है इसको कवर किया जाता है, ठीक। और ये क्या होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। जैसे जो कॉन्डम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, ये डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है, एक ही बार इनको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो होते हैं कौन कौन, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इनको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, ये रीयूजेबल होते हैं। और इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ये जो सर्वाइकल कैप्स हैं, ठीक है, डायफ्राम्स हैं या जो वॉल्ट्स हैं, इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि इनके साथ में कुछ क्रीम्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ठीक है, जो स्पर्म्स को मारने वाली क्रीम्स हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, उनका जेली या फिर जो फॉर्म्स हैं इनका भी यूज किया जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। मतलब क्या है कि इनके साथ में किसका यूज किया जाएगा, स्पर्मिसाइडल जो क्रीम्स हैं, ठीक है, स्पर्मिसाइडल जो क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, ठीक है, या जो फॉर्म्स हैं, इनका यूज किया जाएगा जो कि स्पर्म्स को मार देती हैं। क्योंकि जब इनको, ये क्या होता है, बेसिकली रीयूजेबल होते हैं और इनको दोबारा निकाला जाता है, तब कहीं ऐसा ना हो कि जो स्पर्म्स हैं वो आगे चले जाएं, ठीक है, थोड़े अमाउंट में जो स्पर्म्स हैं वो आगे ना चले जाएं। इसलिए क्या किया जाता है, इनके बाहर इस टाइप से क्या किया जाता है, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं उनको लगाया जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं उसको मारा जा सके, ठीक है, उनको किल किया जा सके बेसिकली, क्योंकि वो भी सेल्स होती हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है कि अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मतलब नेक्स्ट जो तरीका है हमारे पास, ठीक है, हमने बैरियर मेथड्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड्स हैं वो क्या है, यूज ऑफ आईयूडीज। क्या है, यूज ऑफ आईयूडीज। तो उसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, आईयूडी का फुल फॉर्म आपने जरूर याद रखना है, क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मतलब क्या है, यूट्रस के अंदर लगाया जाएगा इनको, ठीक है, इन डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा बेसिकली, ठीक। और इनको क्या किया जाता है, ये जो डिवाइसेस होते हैं इनको पर्सन या ये जो यूजर है वो खुद यूज नहीं कर सकता बेसिकली। इनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है,
इनको इंसर्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर एक्सपर्ट जो नर्सेज होती हैं वो ही इनको क्या करती हैं, वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर इंसर्ट करती हैं। ठीक है, ये जो आईओडीज होती हैं इनको इंसर्ट करने के लिए यूट्रस के अंदर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, उनकी नीड होती है। क्लियर। और ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, ठीक है, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड, ध्यान से बात सुनिए, आज आर प्रेजेंट एड नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड वर्ड का मतलब क्या है कि फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उनको रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है इनको रिलीज नहीं करेंगे ये, या फिर हम लोग बात करेंगे कि जो थेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये रिलीज नहीं करते। कौन? जो हैं नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, मतलब ये फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है, या फिर हम लोग बात करें थेरेप्यूटिक एजेंट जो हैं इनको सिक्रेट नहीं करते, इनको बेसिकली रिलीज नहीं करते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं? नॉन मेडिकेटेड होते हैं, मतलब ये किसी चीज का सिक्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली किसी चीज को रिलीज नहीं करेंगे, नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से? बेसिकली जो लिप्पे लूप्स हैं। कौन? लिप्पे लूप्स जो हैं ये क्या है? बेसिकली ये जो है हमारे ये नॉन मेडिकेटेड आईओडीज हैं। ध्यान रखें, ये जो सारे के सारे हम लोग नाम पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको टेस्ट के अंदर भी ये नाम पूछे जाएंगे और इसलिए इनको याद रखें आप कि जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज हैं वो क्या है? लिप्पे लूप्स। और लिप्पे लूप्स जो हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? एस शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से क्या होती हैं? एस शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक, और ये किसकी बनी होती है? बेसिकली पॉली इथाइलिन मटेरियल की बनी होती है। पॉली इथाइलिन मटेरियल जो है उसकी बनी होती हैं। ठीक, जो लिप्पे लूप्स वगैरह हैं एस शेप स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, स्पाइरली स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, एस शेप होती हैं। और ये क्या होती हैं? पॉली इथाइलिन जो मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। ठीक है, और बेसिकली ये काम कैसे करते हैं कि इनकी सिर्फ मैकेनिकल टच जो होता है, ठीक है, जो मैकेनिकल टच होता है एंडोमेट्रियम के साथ में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएंगे, तो मतलब क्या है कि इनका जो फिजिकल जो टच है एंडोमेट्रियम के साथ में उतना ही काफी होता है इनको काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस को रिलीज तो करते नहीं है। क्लियर। तो ये क्या है? लिप्पे लूप्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं। ठीक है, क्या है? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो कौन सी हैं? कॉपर 7 है, कॉपर टी है, मल्टीलोड 725 है। ये आप लोग नाम जरूर याद रखें कौन कौन सी हैं। जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं वो क्या है? बेसिकली जो कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। ये क्या है? बेसिकली हमारी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। जैसे कॉपर टी का जो डायग्राम है वो दे रखा है किसके अंदर? एनसीईआरटी फिगर 4.2 में। बेसिकली कॉपर टी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर मेटल है हमारी, ठीक है, जो कॉपर मेटल है उसका यूज किया जाता है। ठीक, जो कॉपर है उसका यूज किया जाता है और ये टी शेप की होती है। क्या होती है? ये इस टाइप से टी शेप की होती है। ठीक, ये क्या होती है? टी शेप की होती है इस टाइप से, इससे इसको क्या बोला जाता है? कॉपर टी बोला जाता है। और इसके साथ में इस टाइप से क्या किया जाता है? यहाँ पर कॉपर जो मेटल होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक, आप लोगों ने बात सुनी होगी कि जो तांबे के बर्तन होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनके अंदर अगर रात को पानी रख दें तो सुबह उठकर अगर वो पानी पिए तो वो क्या होता है? काफी ज्यादा प्योर वाटर होता है, क्योंकि जो कॉपर आयन होता है वो रिलीज करती हैं। जो कॉपर की मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कॉपर आयन को रिलीज करती हैं। और कॉपर आयन जो होता है वो क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी लिए होता है। ठीक, वो क्या करता है? बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। जैसे रात को जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे पानी के अंदर वो मर जाएंगे अगर हम लोग लोटे में पानी भर के रखते हैं जो कि बेसिकली किसका है? कॉपर का है। तो अगर रात भर उसके अंदर पानी पड़ा है तो जो कॉपर की मेटल है वो क्या करेगी? कॉपर आयंस को रिलीज करेगी और वो क्या होता है? बैक्टीरियासाइड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। तो सुबह उठकर अगर हम लोग वो पानी पिएंगे तो वो पानी क्या होता है? प्योर होता है। तो मतलब क्या है कि जो कॉपर आयन है वो बैक्टीरिया को मार सकता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि वो स्पर्म को भी मार सकता है। वो क्या कर सकता है? स्पर्म को भी मार सकता है। ठीक है, वो स्पर्म को भी मार सकता है। ठीक, स्पर्म को मार सकता है, स्पर्म की इफेक्टिवनेस जो है उसको कम कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं ये भी आप लोग याद रखें। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज बेसिकली कौन सी हैं? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 जो है ये क्या है? हमारी जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं। ठीक, अब ध्यान से बात सुनिए।
आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। बेसिकली करते क्या है, हमने बात की थी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो मैटरनल बॉडी के तो होते नहीं है, ठीक है। मैटरनल बॉडी के लिए क्या होते हैं, वो एंटीजन की तरह होते हैं, और वहां पर जो सेल्स होती हैं वो उनको खा भी जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी की, वो स्पर्म्स को खा जाती है, ठीक है। जो मदर की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म्स को खा जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आईयूडीज का हम लोग यूज करेंगे तो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, ये यूट्रस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। जो कॉपर आयंस होते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, जो स्पर्म मोटिलिटी होती है इसको रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पर्म मोटिलिटी जो है इसको रिड्यूस कर देते हैं। ध्यान से बात सुने, जब कोइटस होता है, तो ड्यूरिंग कोइटस जो सीमन है वो रिलीज किया जाता है कहां पर, फीमेल की वेजाइना के अंदर, ठीक है। और वो सर्विक्स के रीजन से होता है, वो कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। और बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वहीं पर क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनका कैपेसिटेशन किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटेशन किया जाता है। कैपेसिटेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो स्पर्म्स हैं उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उनको एक्टिव किया जाएगा, उनको मोटाइल बनाया जाएगा, उनको एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होती है ये कहां पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। और कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस है ये कहां पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, ठीक है। और ये जो कॉपर रिलीजिंग आयंस होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो कॉपर आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो स्पर्म मोटिलिटी है, मतलब जो कैपेसिटेशन है, इस प्रोसेस को रोक देंगे। क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी को रोक देंगे। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, मतलब जो कैपेसिटेशन के अंदर दूसरी प्रोसेस की जाती है वो क्या की जाती है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज की होती है, किसके अंदर, कैपेसिटेशन की प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली जो कैपेसिटेशन है ये कौन सी प्रोसेस है, इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं उनको मोटाइल बनाया जाएगा, और उसके साथ में जो स्पर्म्स हैं उनको क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल बनाया जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है उनको दी जाएगी। और ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं, ठीक है, बेसिकली जैसे कॉपर डी वगैरह हैं जो कॉपर आयन रिलीज करती हैं, और ये कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस होती है इसको खत्म कर देती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करती हैं, जो स्पर्म मोटिलिटी है और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की उसको कम कर देती हैं, ठीक, सप्रेस कर देती हैं इसको। और ध्यान से बात सुनिए, ये तो था कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, बेसिकली कौन कौन सी, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। ये कौन सी हमारी, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, मतलब ये क्या करेंगी, हार्मोन को रिलीज करेंगी, ये क्या करेंगी, हार्मोन को रिलीज करेंगी, ठीक। और ये करती क्या है, बेसिकली मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देंगे, ठीक है। और जो सर्विक्स का रीजन होता है, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज कर देंगे, जिसके लिए जो स्पर्म्स हैं वो वहां पर कैपेसिटेट नहीं हो पाएंगे, उनके पास कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी वहां पर, ठीक है। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। इसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक बात और देखते हैं कि बेसिकली जो आयोडीज हैं वो नॉन मेडिकेटेड के अंदर कौन कौन से आ गई, बेसिकली जो लिपेलूप्स वगैरह हैं, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड के अंदर कौन सी आ गई, जो लिपेलूप्स हैं, जो बेसिकली किसी भी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस या फिर थेरेप्यूटिक एजेंट जो है इनको सीक्रेट नहीं करती हैं। इनका सिर्फ जो फिजिकल टच होता है, मैकेनिकल टच जो होता है, ये काफी होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। इसके अलावा दूसरी कौन सी है, मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड मतलब क्या है, कुछ एक जो सब्सटेंस है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है, थेरेप्यूटिकली एजेंट जो है, इनको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी तो ये जो क्या है, कॉपर आयन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं ये क्या करती हैं, कॉपर आयन को रिलीज करती हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारी, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, ठीक। और बेसिकली हार्मोन्स का जो रिलीज करती हैं तो फिर क्या हो जाता है कि यूट्रस का या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है इसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये जो आयोडीज हैं आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, मतलब क्या है, ये क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन फीमेल्स के लिए जो क्या चाहती हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसको डिले करें, या फिर जो बच्चे हैं
जो उनके बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनके बीच में जो गैप है उनको मेंटेन करना चाहें, ठीक है, बच्चों के बीच में गैप जो है उसको बढ़ाना चाहें, तो आईयूडीज जो हैं ये क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, और इंडिया के अंदर बेसिकली इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स वगैरह होती हैं उनके बारे में बात करेंगे।